देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है। इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट में उन्होंने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने 7 लाख रुपए तक इनकम पर कोई कर न लगाने का फैसला किया। इसे मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म करने का ऐलान किया। बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के अमृतकाल का पहला बजट बताया। इस बजट में वित्त मंत्री ने कृषि, युवाओं, पीएम आवास, शिक्षा, एमएसएमई सहित अन्य क्षेत्रों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। शिक्षा मंत्री ने 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। वही वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। वहीं पेश किए गए इस बजट को लेकर कानपुर के व्यापारियों और बजट के जानकारों ने अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, आइए सुनाते हैं। मैं सुदीन कंपनी पार्टनर हूँ। ओवरऑल बजट एक बहुत ही बैलेंस्ड रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मजबूती से ध्यान दिया गया है। टोटल 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। इसके अलावा मिडिल क्लास सेगमेंट को 7 लाख तक की टैक्स से छूट दी गई है, जो कि एक वेलकम चेंज है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट एलोकेशन 66% से इंक्रीज़ किया गया है, जो कि अब 79,000 करोड़ तक पहुंचा है। इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक अलार्मिंग सिचुएशन जो थी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के लिए, आज की डेट में उन्होंने इस बजट से कवर अप कर लिया है। तो काफ़ी एक वेलकम चेंज मार्केट ने दिया है। इसके ऊपर शानदार रही है मार्केट, काफ़ी पॉइंट्स ऊपर आ गई है आज। तो ओवरऑल एक अच्छा बजट है। फिस्कल डेफिसिट जो कि सरकार का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य रहा है कि हमें इसको 4.5% के नीचे लाना है, उस दृष्टि से अगर हम देखें तो एक सकारात्मक स्टेप बढ़ा है, जिसमें हमारी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट इस बजट के मार्फत 6 से नीचे 5.9% पे कंटेन की गई है। जहां तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और उसमें दी जाने वाली छूटों का सवाल है, टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लगभग 23 लाख करोड़ है, और जो हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में रियायत दी गई है वो लगभग 35,000 करोड़ है, जो 1.5% के लगभग बैठती है। तो अगर हम कंसेशन को इंडिविजुअली देखना चाहें कि किस में क्या मिला, किस में क्या बढ़ा, क्या घटा, तो ओवरऑल इम्पैक्ट कुल 1.5% का है। मगर व्यक्तिगत रूप से या किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, सेक्टर के लिए अगर हम बात करें तो इंफ्रा सेक्टर को, टूरिज्म को, हमारे एमएसएमई को, स्टार्टअप्स को, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देने की दृष्टि से नए नए कदम उठाए गए हैं। जहां तक डिजिटल इंडिया का सवाल है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिसका कि हमको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। हमारा उद्देश्य मेक इन इंडिया के साथ साथ अब ये है कि जैसा हम लोग विश्व गुरु के रूप में अपने को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हमारा रिसर्च का सेक्टर हो, चाहे हमारा टूरिज़्म का सेक्टर हो, चाहे हमारा रूरल डेवलपमेंट का सेक्टर हो, चाहे हमारी कोस्टल इकोनॉमी का सेक्टर हो, इन सब सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छे दृष्टिकोण के साथ ये बजट बनाया गया है, जिसमें ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नज़र आते हैं। मगर इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में देखना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हमें 3 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, 2047 जो हमारा लक्ष्य है कि जब हमारे राष्ट्र का 100 साल पूरे होंगे स्वतंत्रता के, उस समय हम कहाँ खड़े होंगे। अगर उन दृष्टिकोणों से हम बजट की बात करें तो ये एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड बजट है, संतुलित बजट है, और इसका हर राष्ट्र में हर वर्ग पर, हर व्यक्ति पर कुछ न कुछ एक सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। उस लिहाज से हम लोग कह सकते हैं कि बजट एक अच्छा बजट है। तो मैं तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुन रहा था, तो उसमें सेबी को ज़्यादा रेगुलेशंस किए गए हैं, पावर दिए गए हैं, इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके जो अनक्लेम डिविडेंड आदि हैं, उनके लिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से मिलेगा। जहाँ तक ये सारा बजट पूरा ग्रोथ यदि उसको पढ़ा जाएगा
तो ये मोदी सरकार ने इस प्रकार का बजट बनाया कि अगले जो 15 वर्षों तक जो 27 वर्ष यानी ब्लूप्रिंट जो इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने दिया था कि हम एक विकसित देश बनाने के लिए, तो सभी सेक्टर्स को दिया गया है। क्योंकि सरकार को देखना पड़ता है कि जो हमारी आमदनी है और जो हमारे खर्चे हैं इतना डिसबैलेंस ना हो जाए कि हमारा डेफिसिट बहुत ज़्यादा, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इन्होंने तय किया है कि हम फिजिकल डेफिसिट को 24 में घटा के 5.9 समथिंग लाइक करेंगे। तो मैं समझता हूँ इससे ग्रोथ तो मिलेगी और सभी सेक्टर्स को किया है। एग्रीकल्चर में उन्होंने बहुत ज़्यादा और व्यवस्थाएं की हैं। इसी प्रकार से एमएसएमई में और आगे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जिनसे होता है उनके लिए बहुत सुविधाएं दी हुई हैं। और इसमें साथ ही साथ अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो सिगरेट आदि है उन पर उन्होंने बढ़ाया है, इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाई, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। मैं समझता हूँ देश के लिए जैसी लोग अपेक्षा कर रहे थे उतनी, यानी जो मिनिमम लिमिट थी 2.5 लाख रुपये उसको बढ़ा के 3 लाख रुपये कर दिया है। और जो सीनियर सिटीजन्स के लिए थे जो 15 लाख की लिमिट थी वो 30 लाख कर दिया है। ये उन लोगों के लिए बड़ी सुविधाजनक होगा। एज ए होल देश के विकास के लिए बजट है और ये इंश्योर करता है कि ये सरकार अगले चुनाव में भी आएगी और इसके बाद अगले चुनाव में भी आने की इसकी व्यवस्था करने के लिए रोड खोला है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, 13 लाख समथिंग उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। ये सब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस होंगे और इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस होंगे और देश की प्रगति बढ़ेगी, लोगों के पास जाएगा। तो बजट का जहाँ तक सवाल है, सुदीन भाई साहब ने विस्तृत जानकारी दी, बट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहा, जो 33% इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बढ़ाया है 10 लाख करोड़ से, उससे सर्वव्यापी डेवलपमेंट होगा, सारी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट मिलेगा और ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से अच्छा है। हेल्थ और एजुकेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि बजट ने कुछ नहीं कहा है और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कहीं कहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट जरूर कहा पर बजट में एजुकेशन का नाम ही नहीं लिया गया है। तो एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ करना चाहिए। और हेल्थ केयर पिछले साल क्योंकि कोविड में काफ़ी पैसा लगा था, वो पैसा बचा होगा, तो हेल्थ केयर और एजुकेशन में हम लोग को लग रहा था कि ज़्यादा मिलना चाहिए। तीसरा, जैसे डिजिटल कहा, डिजिटल में एमएसएमई में काफ़ी उन्होंने अच्छा किया है, अच्छा दिया है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देश की प्रगति की बात की है। टैक्सेशन के साथ डायरेक्ट टैक्सेस में जो उन्होंने छोटी मोटी टिंकरिंग की हैं, तो एज इट इज़ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, जो मतलब नॉर्मल टैक्स वालों को लाभ नहीं होगा। हाँ, पर्सनल टैक्स वालों को, जो भी है सैलरी वालों को कुछ लाभ मिलेगा, जो कि लाभ इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखते हुए तो लाभ कंपैरेटिवली उतना नहीं है जितना होना चाहिए। साथ साथ जो डिडक्शन की बात करते हैं एटीसी सेविंग्स के ऊपर, तो सेविंग्स के ऊपर कोई भी प्रोजेक्शन नहीं दिया गया कि सेविंग्स को बढ़ावा दिया जाए। मेरे हिसाब से कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जिससे क्योंकि वो ओवरऑल रिसेशन आ रहा है, जीडीपी ग्रोथ कंपैरेटिवली कम है। दूसरी चीज़ है कि जीडीपी ग्रोथ भी जो उन्होंने बात की है, जीडीपी ग्रोथ की बात कंपैरेटिवली जितने बजट में 7% है, एक्चुअली कम आई है। पिछले 5 बजट्स में जितनी जीडीपी ग्रोथ बजट में प्रोजेक्ट की थी उससे हमेशा कम आई है। तो उम्मीद की जाती है कि जीडीपी ग्रोथ जितनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उतनी ही आएगी। अगर उतनी ही आएगी तो फिगर सारी की सारी हमारी सही रहेंगी और फिजिकल डेफिसिट भी हमारा 5.9% तक रहेगा, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट से गवर्नमेंट बोरोइंग्स बढ़ती हैं और फिर ब्याज बढ़ता है। तो फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल जो किया है कंपैरेटिवली ठीक किया है, तो ओवरऑल बैलेंस है। बट हाँ, जहाँ तक इनका जो इकोनॉमी की हाल वो चल रहा था और इनका जो कैश इस बार जो टैक्स इनफ्लो आया है, उस टैक्स इनफ्लो से कुछ कंसेशंस नॉर्मल टैक्स पेयर्स को या आम आदमी को दे सकते थे, जो मेरे हिसाब से नहीं दिए गए। और एजुकेशन के ऊपर जो एक सेक्टर के ऊपर एक्स्ट्रा खर्च कर सकते थे और हेल्थ केयर पे एक्स्ट्रा खर्च कर सकते थे, वो शायद नहीं किया।